इस वीडियो में क्लास 10 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ेंगे। तो हमें इसमें टोटल 4 सेशन पढ़ने। सेशन नंबर 1 है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। इस यूनिट में हम कैल्क सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो कंसोलिडेटिंग डेटा है हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक इस सेशन के अंदर। डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू ए मास्टर वर्कशीट। मतलब अलग अलग वर्कशीट से डेटा उठाकर एक वर्कशीट पे हमें लाना है, यही है डेटा कंसोलिडेशन। तो डेटा कंसोलिडेशन कैसे करते हैं? सिंपल है, कंसोलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जो कि डेटा मेन्यू के अंदर होता है। क्रिएटिंग सब टोटल, यानी कि सिंपल हमें किसी चीज़ का टोटल सम निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं उसके स्टेप्स देखते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले जो डेटा हमने एंटर किया है उनमें कॉलम्स में लेबल्स होने चाहिए कॉलम में, ठीक है। फिर ये रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है हमें और फिर डेटा पे जाना है, देन सब टोटल पे क्लिक कर देना है। ग्रुप बाय वाले ऑप्शन पे जिस बेसिस पे हमें ग्रुप करना है इसे, वो कॉलम सिलेक्ट करना है और अभी सब टोटल डायलॉग बॉक्स में जिन कॉलम का सम निकालना है उसे सिलेक्ट करना है। यूज़ फंक्शन बॉक्स से हम सम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देन ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सब टोटल वाला पार्ट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियोज। सिनेरियोज हमें हेल्प करते हैं टू आंसर द व्हाट इफ क्वेश्चंस। तो स्प्रेडशीट में हम नंबर्स डालते हैं और उन पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अलग अलग फार्मूलेज डाल के। तो मान लो हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे 10,000 रुपये 12% की रेट पे बढ़े, 12% रेट से अगर बढ़े तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे। और अगर व्हाट इफ़ अगर हमने हमारा जो 10 की जगह इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 है तो उसे अगर हम इन्वेस्ट करें 10 साल के लिए 12% पे तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा। तो ये व्हाट इफ़ वाले क्वेश्चंस है ना, तो वो हम सिनेरियोज की मदद से आंसर कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। तो ऐसे हम अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं और सिनेरियोज को नेम दे सकते हैं। और हाँ, वही सिनेरियो प्रिंट होता है स्प्रेडशीट का जो कि करंटली स्प्रेडशीट में एक्टिव होता है। सिनेरियो क्रिएट करना भी ईजी है। सेल्स को सिलेक्ट करके टूल्स में जाना है और सिनेरियोज पे क्लिक कर देना है, उसका नेम एंटर करके ओके कर देना है, बस एक सिनेरियो बन गया। एक और करना है, मान लो अगर तुम्हें व्हाट इफ़ अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,000 हो, व्हाट इफ़ अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40,000, तो ऐसे 4 सिनेरियोज हमारे बन जाएंगे। व्हाट इफ़ हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 हो तो हमारा रिटर्न कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें सिनेरियोज़ की मदद से हम ऐसे स्विच कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज़ में कि इतना इन्वेस्ट किया तो कितना मिला, इतना इन्वेस्टमेंट किया तो कितना मिला। तो ऐसे 4-5 सिनेरियोज़ बना लिए हमने यूजिंग गोल सीक। अब जैसे हम अपने 10 साल बाद के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देख रहे हैं अलग अलग वैल्यूज डाल के सिनेरियोज़ में, अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट का रिटर्न हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे मिले, मतलब हमें ये तो क्लियर है कि हमें 10 साल बाद इतना रिटर्न चाहिए, पर हमें ये नहीं पता कि यार ये रिटर्न मिलेगा कैसे, कितने प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, हम इस गोल तक पहुंचेंगे कैसे। तो वो हम गोल सीक की मदद से पता कर सकते हैं। यूजिंग गोल सीक ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। कौन सी वैल्यू से वो रिजल्ट आएगा ये हम गोल सीक की मदद से पता कर सकते हैं। तो गोल सीक यूज़ करने के लिए सिंपल है, जिस सेल में फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट करके टूल्स में जाना है, देन गोल सीक ऑप्शन पे क्लिक करना है। उधर टारगेट वैल्यू डालनी है कि हमें इतना रिजल्ट चाहिए और वेरिएबल सेल को सिलेक्ट करना है, मतलब हम जिसे चाहते हैं कि गोल सीक चेंज करके हमें बताए कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए टारगेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कितना होना चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट वाला सेल को हम इधर वेरिएबल सेल मान लेंगे और टारगेट वैल्यू हमने एंटर कर दी। फार्मूला वाला तो ऑलरेडी उसमें आ चुका है और रेट और टाइम हमें कांस्टेंट रखना है। तो वेरिएबल वाले सेल में प्रिंसिपल अमाउंट वाला आ जाएगा, ओके प्रेस कर देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट को गोल सीक चेंज करके बता देगा कि इतना प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए टू रीच द टारगेट वैल्यू ऑफ इतना रिटर्न्स। नेक्स्ट है सॉल्वर। सॉल्वर भी गोल सीक का जैसा ही है, उससे एक कदम आगे है। जैसे अभी तक हम गोल सीक में बस एक प्रिंसिपल वाले को वेरिएबल रख सकते थे ना, कि हमें बस प्रिंसिपल का बता दो कितना हम इसे चेंज करके बढ़ाएं या घटाएं टू रीच अ पर्टिकुलर वैल्यू। सॉल्वर में हम एक से ज़्यादा चीज़ों को वेरिएबल रख सकते हैं। मान लो हमें टाइम और प्रिंसिपल को वेरिएबल रखना है कि हमें बताओ कि 12% का रिटर्न तो मिल रहा है बट कितना प्रिंसिपल और टाइम लगाना पड़ेगा इस रिटर्न पे पहुंचने के लिए। तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्वर की मदद से। सेशन 2 हमारा लिंक डेटा इन स्प्रेडशीट। तो एक न्यू शीट कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं पहले। तो स्प्रेडशीट में एक न्यू शीट कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। उसके काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे इंसर्ट में जाके न्यू शीट पे क्लिक कर दोगे तो एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी, या फिर सीट टैब में करंटली एक्टिव सीट में राइट क्लिक करके ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे इंसर्ट सीट का, तो उस पर क्लिक करके तुम ऐड कर सकते हो एक और शीट। या फिर अगेन शीट टैब में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा एक न्यू शीट ऐड करने का, वो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसर्टिंग सीट फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट। अब हमें चाहिए कि यार हमने दूसरी एक स्प्रेडशीट वाली फाइल बनाई थी, उसमें से एक सीट हमें यहाँ इंपोर्ट करनी है, तो वो कैसे करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सिंपल है, इंसर्ट में जाके सीट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर देना है, फिर फाइल सिलेक्ट करना है और उसके बाद सीट सिलेक्ट करना है जो हमें इंपोर्ट करानी है इसमें, बस हो जाएगा। नेक्स्ट है रीनेमिंग वर्कशीट। वर्कशीट को रीनेम कैसे करना है, ईजी है। या तो जो सीट टैब है वहाँ पे हमें सीट 1 सीट 2 ऐसे दिख रहा है जो,
तो सीट 1 पे डबल क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर फॉर्मेट मेन्यू से सीट में जाके रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके भी रीनेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस से हम एक स्पेसिफिक सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक वर्कशीट के अंदर, और उस सेल में स्टोर डेटा का किसी भी फार्मूले में यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फार्मूला कैलकुलेट करके हमें बताएगा। जैसे हम अभी तक इंटरेस्ट वाले फार्मूले में कर रहे थे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए C2 इंटू C3 इंटू C4 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला फार्मूला नहीं होता, तो उसमें हम इसकी जगह हम एड्रेस डाल लेते हैं उस सेल का जिसमें वो वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे C2 C3 C4 ऐसे। तो ये हम फार्मूले में डाल के फिर फाइनल वैल्यू हमें मिल रही थी। मतलब सेल रेफरेंस से बेसिकली हम उस सेल का पता लगा रहे हैं, और सेल रेफरेंस को फार्मूले में डाल देंगे तो उस सेल पे जाके फार्मूला वो वैल्यू लेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और फाइनल वैल्यू हमें बताएगा। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंसिंग अदर सीट्स। दो तरीक़ों से हम अदर सीट्स के सेल को रेफ़र कर सकते हैं अपने मेन शीट पे, या तो डायरेक्टली फार्मूला एंटर करके कीबोर्ड से या फिर माउस से। देखते हैं, मतलब अच्छे से समझते हैं कैसे करना है काम। माउस से इजी है, जैसे इधर पे हमें अमाउंट के आगे ये अमाउंट डालना है जो कि दूसरे शीट में है, तो इधर अमाउंट के आगे वाले सेल पे क्लिक करके फार्मूला बार में ये इक्वल टू साइन डाल देंगे। इक्वल टू इधर ऑलरेडी दिया हुआ है जस्ट बगल में, यहाँ पे कीबोर्ड से भी हम डाल सकते हैं वैसे। देन उस दूसरी सीट में जाके अमाउंट वाले सेल पे हमें क्लिक कर देना है जिसमें अमाउंट लिखा हुआ है। वापस अपनी शीट पे जाके इधर ग्रीन टिक पे कर देना है, मतलब अप्रूव करना है बेसिकली हमें इसे, या फिर एंटर प्रेस कर देना तो वहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। कीबोर्ड से कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वही इक्वल टू लिखना है हमें, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सीट का नेम एग्जैक्ट डालना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, देन फुल स्टॉप लिखना है, और फिर सेल का एड्रेस डालना है जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं, वही सेल रेफरेंस जो हमने नहीं पढ़ा था, ताकि वो सेल रेफरेंस की मदद से वहाँ से वो डेटा यहाँ पे आ सके। हाइपरलिंक की बात करते हैं। हाइपरलिंक एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड और इमेज होता है। वैसे नॉर्मली तो हम टेक्स्ट और इमेज पे नहीं क्लिक कर सकते ना, तो अगर उसमें अगर हाइपरलिंक है तो हम उसमें क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करके वो हमें रीडायरेक्ट करता है कहाँ पे, या तो किसी दूसरे वेब पेज पे कर देगा रीडायरेक्ट, या फिर वेब पेज ये जिसमें हम हैं उसी वेब पेज के किसी दूसरी लोकेशन पे हमें दूसरे पार्ट पे वो रीडायरेक्ट कर देगा। हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में डाल के हम सीट के डिफरेंट लोकेशन पे जा सकते हैं, या दूसरी शीट पे जा सकते हैं, या कोई वेबसाइट पे भी जा सकते हैं इंटरनेट पे। अब इसमें दो तरीके की हाइपरलिंक होती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक यानी एग्जैक्ट वो वेब एड्रेस जहाँ पे हमें यूज़र को भेजना है, तो एब्सोल्यूट लिंक यानी एग्जैक्ट वो वेब एड्रेस। और अगर वो वेब एड्रेस चेंज हुआ, मान लो google.com की जगह गूगल में 3 O आ जाए और .com आ जाए, और मतलब परमानेंटली चेंज हो जाए, google.com मान लो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एब्सोल्यूट लिंक भी वर्क करना बंद कर देगा। और रिलेटिव वाला वर्क करना तब बंद कर देता है जब उसकी पोजीशन हमारे करंट पोजीशन के रिलेटिव में चेंज होती है, और इसमें हमें पूरा URL नहीं डालना होता है जैसे कि हम एब्सोल्यूट वाले में डाल रहे थे। मान लो एक फोल्डर के अंदर 2 स्प्रेडशीट हैं और लिंक करी हमने उसे, और आपस में वो लिंक्ड है, ठीक है, एंड तुम वो पूरा फोल्डर उठा के कहीं और रख देते हो, तो रिलेटिव पोजीशन तो अभी भी सेम ही रही ना, फोल्डर के अंदर है दोनों के दोनों। तो जब तक रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी तब तक वो लिंक वर्क करेगी, ये रिलेटिव लिंक। और एब्सोल्यूट वाले में जब तक वो वेब एड्रेस एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्ट वो वेब एड्रेस, अगर वो वेब एड्रेस में तुमने स्पेलिंग एरर कर दिया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो वर्क नहीं करेगा। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए पहले उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या इमेज को हमें सिलेक्ट करना है जिसमें हमें हाइपरलिंक डालना है, और फिर इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक में क्लिक कर देना है, तो वहाँ से फिर हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में हाइपरलिंक वाले आइकन में क्लिक करके भी हाइपरलिंक ऐड करी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा को कैसे लिंक करना है अपने वर्कशीट में, उसे देखते हैं। सबसे पहले वो वर्कशीट ओपन करो जिसमें एक्सटर्नल डेटा को हमें लिंक करना है। अब उस सेल को सिलेक्ट करो जहाँ पे डेटा एंटर होगा, फिर इंसर्ट में जाओ, देन क्लिक ऑन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स में सोर्स वर्कशीट का लिंक डालो, या फिर जो बगल में 3 डॉट्स का आइकन है वहाँ से जाकर तुम फाइल ब्राउज कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अवेलेबल टेबल रेंजेस लिस्ट से सिलेक्ट करो जो इंसर्ट करना है तुम्हें, और ओके प्रेस कर दो। नेक्स्ट है लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस। रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस को लिंक करना देखते हैं। सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करो, देन ऑप्शंस पे, फिर openoffice.org बेस पे, देन डेटा बेस पे। अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर न्यू पे क्लिक करो, फिर ब्राउज पे क्लिक करके डेटाबेस फाइल सिलेक्ट करो, नेम दे दो इसको एक, देन ओके पे क्लिक कर दो, हो गया काम। ये रजिस्टर्ड डेटाबेस की लिस्ट में हमारा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं, शेयरिंग वर्कशीट डेटा। इसका पहला टॉपिक है ओपनिंग ऑफ शेयर्ड वर्कशीट। तो जब हम एक स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं जो कि शेयर्ड मोड में है, तो हमें एक मैसेज दिखता है कि ये स्प्रेडशीट शेयर्ड मोड में है और कुछ फीचर्स हमारे अभी अवेलेबल नहीं होंगे। सेविंग अ शेयर्ड वर्कशीट, ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना इसे। अगर जो शेयर्ड वर्कशीट है उस पर किसी दूसरे बंदे ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है जब से तुमने उसे ओपन किया है तब से,
तो तुम उसे ईजिली सेव कर लोगे। लेकिन अगर जब से तुमने उसे ओपन किया, किसी और ने भी उसमें एडिट करके कुछ चेंजेस करके सेव करा है, लेकिन जब से तुमने उसे ओपन किया किसी और ने भी उसमें चेंजेस करके सेव किया, तो या तो तुम दोनों ने अलग अलग चेंजेस करे हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। जैसे प्रिंसिपल 100 से 150 किया है एक बंदे ने और दूसरे ने रेट को चेंज किया है, प्रिंसिपल को कुछ नहीं किया, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये सेव हो जाएगी वर्कशीट। पर अगर तुम दोनों ने सेम चीज़ एडिट कर दी है, जैसे प्रिंसिपल को 150 कर दिया एक बंदे ने और दूसरे ने 100 से 200 कर दिया है, तो फिर उसके बाद सेव करने वक्त तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें रिजॉल्व करने पड़ेंगे। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जैसे मान लो प्रिंसिपल भी तुमने 100 से 150 किया, किसी ने उसे 200 कर दिया, और रेट तुमने 4 से 6 किया था, किसी ने 4 से 8 कर दिया, तो जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी सेम तरीके के एडिट्स करे हैं दोनों बंदों ने, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स तुम्हें रिजॉल्व करने होंगे, उसके बाद ये वर्कशीट सेव होगी। लेकिन अगर सामने वाला बंदा भी ये काम करने लग गया, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके सेव करने की कोशिश में है और तुम भी वही चीज़ कर रहे हो, तो फिर ये स्प्रेडशीट लॉक हो जाएगी। इसे तुम्हें अभी कैंसिल करना पड़ेगा और फिर बाद में सेव करने का ट्राई करना होगा। जब चेंजेस होके सेव हो जाएंगे तो फाइनली वर्कशीट में लेटेस्ट वर्जन शो होगा, मतलब जो भी तुमने फिर फाइनलाइज सेव किया होगा ना, वो अपडेटेड वर्कशीट तुम्हें शो होगी। नेक्स्ट है रिकॉर्ड चेंजेस। कैल्क जो सॉफ्टवेयर है हमारा, इसमें एक फीचर होता है कि हम जो भी डेटा चेंज होता है उसे ट्रैक कर सकते हैं कि कब चेंजेस हुए हैं, किसने किए हैं, कौन से सेल में चेंज हुआ है, ये सब कैल्क हमें बता देता है। इसके लिए तुम्हें एडिट पे क्लिक करके देन चेंजेस पे जाके रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और फिर वर्कशीट पे एडिटिंग शुरू कर देनी है। कैल्क इन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा है। अब इन चेंजेस को तुम देखोगे कैसे? एडिट पे क्लिक करके चेंजेस पे जाके शो पे क्लिक कर देना है, तो वो जो चेंजेस हुए थे जो कैल्क ने रिकॉर्ड किए थे वो अब वो शो करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिंग कमेंट टू चेंजेस। चेंजेस जो तुमने करे हैं एक सेल पे उसको सिलेक्ट करो, देन एडिट पे जाओ, चेंजेस पे जाके कमेंट पे क्लिक करो। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें कमेंट टू एंटर कर सकते हो और फिर ओके पे क्लिक कर देना। डेट्स इट, कमेंट ऐड हो जाएगा उस पर्टिकुलर सेल के लिए। अब उस सेल के ऊपर जिसमें तुमने अपना कमेंट ऐड किया था, उसके ऊपर जब तुम अपना माउस का कर्सर लेके जाओगे तो वो कमेंट तुम्हें दिखेगा और उस कमेंट को एडिट करने का प्रोसीजर भी सेम है। उस सेल को सिलेक्ट करो जिसका कमेंट तुम्हें एडिट करना है, देन सेम प्रोसीजर है, एडिट पे जाओ, चेंजेस के अंदर तुम्हें कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाओ और फिर कमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे कमेंट डालो, ओके पे क्लिक करो, हो गया तुम्हारा कमेंट एडिट। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस। तो जो भी चेंजेस हुए हैं उन्हें तुम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। उसके लिए एडिट पे क्लिक करो, चेंजेस पे जाओ, देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक करो। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें जो चेंजेस होंगे वो तुम्हें दिखेंगे, तो तुम उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है मर्जिंग वर्कशीट। तो मान लो मल्टीपल रिव्यूअर्स ने एक वर्कशीट को एडिट करके तुम्हें रिटर्न किया है सेम टाइम पे, तो इस केस में ये बेहतर होगा कि तुम सारे चेंजेस को एक साथ रिव्यू कर लो, रेदर देन कि एक एक करके तुम रिव्यू करो सारी चीज़ों को, उसमें टाइम भी वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा काफ़ी। तो कैल्क हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है टू मर्ज द वर्कशीट, पर इसे काम करने के लिए सारे एडिटेड वर्कशीट में चेंजेस रिकॉर्डेड होने चाहिए। करना कैसे है वो देखते हैं। ओपन द ओरिजिनल वर्कशीट, उसके बाद एडिट पे क्लिक करके चेंजेस पे जाओ, देन मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। एक फाइल सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो जो फाइल मर्ज करनी है उसे सिलेक्ट करो। तो ऐसे ये मर्जिंग का प्रोसेस होता है। कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट, अब वर्कशीट शेयर करते वक्त हो सकता है वो रिकॉर्ड करना भूल गया हुआ चेंजेस को कोई बंदा, तो तुम कैसे पता लगाओगे अब कि क्या चेंज हुआ है, कहाँ पे चेंज हुआ है? तो ये फीचर है कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट का, जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। अब कंपेयर करने के लिए एक तो हमारा ओरिजिनल वर्कशीट होनी चाहिए और दूसरी एडिटेड वर्कशीट होनी चाहिए। कंपेयर करने के स्टेप्स देखते हैं। ओपन द एडिटेड वर्कशीट खोलना है, एडिट पे जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन वर्कशीट डायलॉग बॉक्स, इसमें ओरिजिनल वर्कशीट सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करो। तो ये है कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट वाला पार्ट, ऐसे हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सेशन पे, क्रिएट एंड यूज़ मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। मैक्रो की डेफिनेशन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। A macro is a saved sequence of command और keystrokes that are stored for later use। जैसे कि एक रेसिपी होती है ना जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर डिश बनानी है, वैसे ही मैक्रो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसे हम सेव कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को याद रखे और समय आने पे यूज़ करे। तो मान लो तुम डेली कंप्यूटर खोलते हो, उस पर एक प्रोग्राम रन करते हो और सेम चीज़ें एंटर करते हो बार बार, तो मैक्रो की मदद से वो सेम चीज़ें एंटर तुम्हें मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी, उसे मैक्रो कर देगा एक सिंगल क्लिक में। वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो टूल्स मेन्यू पे जाके मैक्रोस पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। अब जो डेटा तुम डालना चाहते हो वो डेटा एंटर करो और फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो। अब ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें मैक्रो का नेम तुम डाल सकते हो और फिर उसे सेव कर दो। अब अगर तुमने ये डेटा जो अभी डाला है ये दोबारा से एंटर करना है तो मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा जब तुम्हें इसे एंटर करना है तो अब ये मैक्रो करके देगा क्योंकि उसने रिकॉर्ड कर दिया है कि ये चीज़ हमें एंटर करनी थी।
तो टूल्स मेन्यू पे जाके मैक्रोज में रन मैक्रो पे क्लिक कर देना है। अब मैक्रो सिलेक्ट करना है हमें और उस पर रन पे क्लिक कर देना है। तो जो टास्क हमने किया था उससे पहले जब हमने रिकॉर्ड कर रहे थे वो अब रिपीट कर देगा मैक्रो। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। सेम टास्क तुम्हें करना है बार बार, तो मैक्रो से ईजिली कर देगा। टाइम सेव हो जाएगा एक तो, और दूसरा ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी रिमूव हो जाएगी। हो सकता है तुम बार बार रिपीट कर रहे हो सेम टास्क को और तुमने एक वर्ड गलत लिख दिया, तो मैक्रोज की मदद से ये चीज़ हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट ऑफ मैक्रो के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग अ मैक्रो एज अ फंक्शन। मैक्रो को फंक्शन के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर हमें किसी चीज़ का सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मतलब ये फंक्शन है, तो मैक्रो को फंक्शन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें अगेन टूल्स में जाएंगे, देन मैक्रोज में क्लिक करेंगे, देन ऑर्गेनाइज मैक्रो और उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक में क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे मैक्रो सिलेक्ट करना है और उस पर एडिट पे क्लिक करना है। अब हम इसमें एक फंक्शन इंसर्ट करेंगे जो हम चाहते हैं कि मैक्रो परफॉर्म करे। तो उसका एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, जैसे हम अभी रीडर्स वेन्यू रख देते हैं, देन ये ब्रैकेट्स, अगेन फंक्शन नेम ब्रैकेट्स, देन इक्वल टू, एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिख देते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, देन एंड फंक्शन, ये हमें लिखना है। इसे हम Ctrl+S से सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया है। अब जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो ये अपना काम करके जाएगा। इसे कॉल कैसे करना है वो देखते हैं। एक सेल सिलेक्ट करके इक्वल टू एंड देन फंक्शन का नेम और ब्रैकेट्स एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। तो ये जो हमने इसे असाइन किया था काम प्रिंट करने का, वो इसने प्रिंट कर दिया, देखो। तो ये हमने यूज़ किया मैक्रो एज अ फंक्शन। मैक्रो ने एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट है पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ मैक्रो। मैक्रो को एक आर्ग्यूमेंट पास करना है हमें, यानी एक इन्फॉर्मेशन, स्पेशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि वो परफॉर्म करेगा। जैसे मान लो कि तुम्हें जो नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये आर्ग्यूमेंट मैक्रो को कैसे देंगे वो देखते हैं। स्टार्टिंग के स्टेप्स तो सेम है, टूल पे जाना है, मैक्रो पे जाना है, ऑर्गेनाइज मैक्रो पे जाना है, देन ओपन ऑफिस बेसिक। इसमें एक कोई भी मैक्रो को सिलेक्ट कर लो, इसमें अब एक कोड डालना है। ये फॉर्मेट है इसका, फंक्शन, देन फंक्शन का नेम, जैसे स्क्वायर हम रख देते हैं अभी, फिर ब्रैकेट के अंदर ऑप्शनल और फिर एक वेरिएबल x हम डाल देते हैं, देन अगेन फंक्शन का नेम स्क्वायर एंड देन इक्वल टू x इंटू एक्स। तो ये स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर एंड फंक्शन लिख देना है और सेव कर देना है। अब इसे कॉल करते हैं, एक सेल सिलेक्ट करते हैं, इक्वल टू, देन फंक्शन का नेम स्क्वायर और ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, एंटर प्रेस कर दो, लो आ गया स्क्वायर ऑफ नंबर। अब अगर तुम्हें किसी सेल की वैल्यू खुद से बार बार एंटर नहीं करनी है तो तुम उस सेल का एड्रेस डाल दो ब्रैकेट के अंदर। जैसे ये A1 में जो वैल्यू है इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट देन A1 हमने डाल दिया, प्रेस एंटर। तो ये A1 में जो वैल्यू है उसका ये स्क्वायर निकाल के हमें दे देगा। नेक्स्ट है सॉर्टिंग कॉलम्स यूजिंग मैक्रोज। हम जो डेटा है स्प्रेडशीट में उसे जब सॉर्ट करते हैं, अगर उसे रिकॉर्ड कर लें, उसका एक मैक्रो बना लें, तो वो सॉर्टिंग हमें दोबारा वो सारे स्टेप करके नहीं करनी पड़ेगी, हम सीधे मैक्रो से कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे ये डेटा हमारे पास है, टूल्स पे जाके मैक्रोस के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और अब हम इस डेटा को सिलेक्ट करके सॉर्ट करेंगे। तो उसके लिए डेटा मेन्यू पे सॉर्ट पे क्लिक करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट कर लेना है और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक किसी कॉलम के हिसाब से डेटा को सॉर्ट कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, देन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पे तो सॉर्टिंग हो गई है। अब हमें नेक्स्ट किसी सीट में सेम सॉर्टिंग करनी है, तो हमें दोबारा वो सारे स्टेप फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। मतलब टूल्स में जाके मैक्रोस के अंदर रन मैक्रो पे क्लिक कर देंगे तो सॉर्टिंग हो जाएगी। इसमें हमें दोबारा डेटा पे जाके असेंडिंग सिलेक्ट करके कॉलम सिलेक्ट करना, ये सब नहीं करना है, हमें डायरेक्टली मैक्रो रन करना है इस बार, तो हमारी इससे सॉर्टिंग हो जाएगी। तो ये हमारा यार टाइम बचा देगा। तो ये था हमारा सॉर्टिंग ऑफ कॉलम्स यूजिंग मैक्रो। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर होंगे यार बाकी चैप्टर के, और वन शॉट लेक्चर होंगे, नोट्स होंगे, वहाँ पे सैम्पल पेपर होगा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे वहाँ पे। और इन सब से तुम्हारी हेल्प होती है तो डेफिनेटली तुम कंसिडर कर सकते हो यार डोनेट करना। ये जो UPI ID वहाँ पे मेंशन होगी उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।